आज का टॉपिक है प्लेटो और ये प्लेटो पे हमारा पार्ट 2 है लेक्चर का। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थियोरी ऑफ एजुकेशन के बारे में, मिथ ऑफ मेटल्स, एलिगरी ऑफ केव, फिलोसोफर किंग और थियोरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं थियोरी ऑफ एजुकेशन के साथ, यानी शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उन सब को कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। यानी जब हम अपनी पब्लिक को सही नॉलेज देंगे, सही गाइडेंस देंगे, तभी वो आगे चल के हमारे सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। प्लेटो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस थे स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम से। जैसा कि आप जानते हैं कि एथेंस और स्पार्टा दोनों के बीच में वॉर चल रहा था, जिसमें एथेंस हार गया और स्पार्टा जीत गया, और प्लेटो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए थे वो सारे रीजंस फाइंड आउट करने के पीछे जिसके वजह से एथेंस हार गया और स्पार्टा जीत गया। इसमें जो प्राइमरी रीज़न था वो था एजुकेशन सिस्टम। स्पार्टा में मेन विमेन दोनों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता था, साथ ही कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये था स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। यानी एजुकेशन के मामले में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एंटरप्राइज का कोई हाथ नहीं था। इसके चलते फीस जो थी वो नेग्लिजिबल थी, और जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था वो पूरा स्टेट के बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट को ध्यान में रख के किया गया था। ये सारी बातें प्लेटो एथेंस में भी अप्लाई करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को 3 फेज में डिवाइड किया। पहला था जो कि 18 ईयर्स के एज तक चलता था, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बेसिक शिक्षा। इसमें हर विषय का बेसिक ज्ञान दिया जाता था और लोगों के फियर्स और जेंटल क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद 2 साल का कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होता था। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता था उसे हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाता था। जो नहीं क्वालिफाई कर पाता था उसे बता दिया जाता था कि अब आप प्रोड्यूसर क्लास से बिलोंग करेंगे, यानी आपका काम है ट्रेडिंग, आर्टिसन, फार्मिंग, बिजनेस, ये सारे आपके काम हैं। जो आगे प्रमोट होते थे उन्हें एडवांस्ड कोर्सेज पढ़ाए जाते थे मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इन सारे सब्जेक्ट्स में। फिर इनका जो अगला एग्ज़ाम होता था वो 30 ईयर्स के एज में होता था। जो उसे क्वालिफाई कर लेता था वो आगे गवर्नमेंट बॉडी में रिक्रूट होने के लिए या फिलोसोफर किंग बनने के लिए एलिजिबल हो जाता था। जो नहीं कर पाता था वो सोल्जर बन जाता था। फिर इनका अगला एग्ज़ाम होता था एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते थे वो अल्टीमेटली एलिजिबल हो जाते थे फिलोसोफर किंग बनने के लिए। जो नहीं कर पाते थे उन्हें वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन पे रिक्रूट कर दिया जाता था। फिलोसोफर किंग अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स तक ग्राउंड या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते थे और वो दुनिया भर के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते थे। और इसीलिए इतने एलाबोरेट या लंबे एजुकेशन प्रोसेस के बाद जो व्यक्ति फिलोसोफर किंग बनता था उसे काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया था प्लेटो ने। उन्हें उनकी पोस्ट काफ़ी ऑनरेबल थी और ये माना जाता था कि फ़िलोसोफर किंग के अंदर ही वो एबिलिटी है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए फ़िलोसोफर किंग की जो पोजीशन है उसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना है प्लेटो ने। और इसी से जुड़ा हुआ है मिथ ऑफ मेटल्स या नोबल लाइफ। तो प्लेटो ने क्यों ऐसी स्टोरी बनाई कि हर इंसान किसी न किसी मेटल से जन्मा है या उसके अंदर कोई ना कोई मेटल है। ये बोलने के पीछे का कारण ये था कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि क्यों उन्हें एक पर्टिकुलर काम करना चाहिए या क्यों उनके लिए एक पर्टिकुलर काम ही बना है। तो इसलिए प्लेटो ने बताया कि जिसके अंदर रीज़न है, विजडम है, वो बना है गोल्ड से और उसको रूल करना चाहिए, उसे डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। वहीं जिसके अंदर स्पिरिट है, करेज है, उसके अंदर सिल्वर मेटल है और उसको सोल्जर बनना चाहिए। और वहीं तीसरा जिसके अंदर एपेटाइट है, टेम्परेंस है, नेचुरल डिज़ायर्स है, वो ब्रॉन्ज मेटल से बना है और उसे प्रोड्यूसर क्लास से बिलोंग करना चाहिए। ये स्टोरी बनाने का मतलब किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं बनाना था, बल्कि सोसाइटी कैसे स्मूथ वे में गवर्न हो ये बताना था। क्योंकि जब हर कोई वो काम करेगा जो उसके टेम्परामेंट, उसके एबिलिटी, उसके स्किल के हिसाब से बना है, तो सोसाइटी में किसी भी तरीके का विवाद नहीं होगा। तो ये मिथ ऑफ मेटल्स बनाने का सिर्फ यही कारण था, सोसाइटी को प्रॉपर वे में रेगुलेट करना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। तो सोक्रेटिस का मानना था कि फिलोसोफर वो व्यक्ति है हु लव्स विजडम एंड हु इज़ पैशनेट टू गेन नॉलेज, यानी जो समझदार है और साथ ही साथ जिज्ञासु है ज्ञान अर्जित करने के लिए। फिलोसोफर ट्रुथ लविंग है, ऑनेस्ट है, जस्टिस एडमिनिस्टर करना चाहता है, उसका अच्छा कैरेक्टर है, वो काइंड है, कंपैशनेट है और साथ ही साथ उसके अंदर एबिलिटी है अपने लोगों को, जो उसकी प्रजा है उनके अंदर ह्यूमनली क्वालिटीज़ डेवलप करने की, यानी मानव गुणों का विकास करने के लिए। फिलोसोफर वो भी व्यक्ति है जिसके अंदर करेज है, वो डिसिप्लिन्ड है, उसके अंदर कोई भी शौक नहीं है एक लग्जरियस लाइफ लीड करने का, और उसका पूरा जो इंटेंशन है वो है पब्लिक डेवलपमेंट। तो ये सारे क्वालिटीज सोक्रेटिस ने बताए फिलोसोफर के। प्लेटो का मानना था there is no end to the troubles of states or of humanity itself till philosophers become kings in the world, or till those we now call kings and rulers really and truly become philosophers, and political power and philosophy thus come into the same hands। यानी जब तक वो व्यक्ति राजा नहीं बन जाता जिसे फ़िलॉसफी आती हो, या जब तक राजा फ़िलॉसफी ना सीख ले, तब तक जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सल्यूशन नहीं है। क्योंकि फ़िलॉसफ़र होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िलॉसफ़र ही वो व्यक्ति है जिसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हमने ऊपर मेंशन की वो सारी हैं। उसके अंदर कोई चाह नहीं है चीज़ों को एक्यूमुलेट करने का या लग्जरियस लाइफ लीड करने का, उसके अपने कोई एम्बिशन नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, बल्कि फ़िलॉसफर वो व्यक्ति है जो चाहता है लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना और लोगों को प्रॉपरली गाइड करना। तो ये है फ़िलॉसफर किंग। अब हम बात करते हैं एलिगरी ऑफ केव के बारे में। तो एलिगरी ऑफ केव भी एक थियोरी है जो कि बताता है कि कैसे ज़्यादातर इंसान रियल नॉलेज नहीं जानते हैं बल्कि इल्यूजन ऑफ नॉलेज में रहते हैं, उन्हें भ्रम होता है कि वो नॉलेजेबल हैं। प्लेटो रियल नॉलेज और इल्यूजन ऑफ नॉलेज को एक केव के एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक केव है जिसमें 3 से 4 व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति हैं उनका जो पीठ है वो केव के एंट्रेंस की तरफ है, यानी जो उनका मुंह है वो दीवार को देख पा रहा है। जब भी कोई चीज़ बाहर से जा रही है तो उसका शैडो जो वॉल पे पड़ रहा है वो काफ़ी अलग तरह का पड़ रहा है, और वो जो 3-4 लोग हैं वो उसी को सच मान रहे हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि पीछे एक छोटा सा घोड़ा है, लेकिन इधर जो वॉल पे उसका शैडो पड़ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। तो जो व्यक्ति उसे अंदर से देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि पीछे सचमुच का घोड़ा है, लेकिन तभी उसी वक्त 4 लोगों में से एक व्यक्ति का हाथ खुल जाता है और वो तुरंत निकल के बाहर जाता है सनलाइट में। जब वो सनलाइट में जाता है तो वो देखता है कि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। तो ये एक तरीके का एलिगरी है जो कि प्लेटो जिससे समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर इल्यूजन ऑफ नॉलेज है उसको कभी रियलिटी का पता ही नहीं चलता, वो वॉल को देख के समझ रहा है कि सचमुच का घोड़ा यहाँ जा रहा है। वहीं जो व्यक्ति रियल नॉलेज गेन या गैदर करना चाहेगा वो सनलाइट में जाएगा और रियल नॉलेज की तलाश करेगा कि सच में रियलिटी क्या है। तो एलिगरी ऑफ केव प्लेटो का एक एग्जाम्पल था ये समझाने का कि रियल नॉलेज और इल्यूजन ऑफ नॉलेज में क्या डिफरेंस है। प्लेटो का ये भी मानना है कि जो रियल नॉलेज की दुनिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिगरी ऑफ केव। अब बात करते हैं थियोरी ऑफ कम्युनिज्म की। थियोरी ऑफ कम्युनिज्म देते समय प्लेटो का एक ही इंटेंशन था कि किसी तरीके से जो भाई भतीजावाद है, जो फेवरेटिज्म है, करप्शन है, फैक्शनलिज्म है, जो हमारे सोसाइटी में ये मेजर इविल्स प्रेजेंट है पॉलिटिक्स में, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसका सल्यूशन देते हुए प्लेटो ने कहा कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड फैमिली, यानी किसी की कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, निजी फैमिली नहीं होगी और निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी सिर्फ राजा को अधिकार होगा ये जानने का कि किसका क्या पेरेंटेज है। सबके एक कॉमन बच्चे होंगे जिनका कॉमन उनको बड़ा किया जाएगा, और फिर उनके कॉमन एग्ज़ाम होंगे, जो जिस हिसाब से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उस हिसाब से उसको जॉब दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो राजा होगा वो अकेले ही सबका पिता भी होगा, माता भी होगा, किसी की अपनी कोई सेपरेट फैमिली नहीं होगी। इससे जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है नेपोटिज्म, फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी जो चल रही है, भाई भतीजावाद जो चल रहा है, भ्रष्टाचार जो है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी तो सब सबका होगा और एक ही सबका माई बाप होगा, वो है राजा।
प्लेटो का ये भी मानना था कि मैरिज का जो सोल पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कैसे भी पृथ्वी पे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई बच्चा होता था तो उसे स्टेट को सौंप दिया जाता था, ताकि स्टेट सारे बच्चों का एक तरह से भरण पोषण करे और उन्हें आगे चल के सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये था थियोरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो का। आई होप आज हमने जितनी भी थियोरीज डिस्कस की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन करें फॉर PDFs, टेस्ट सीरीज़ एंड MCQs, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर ऑल द फर्दर लेक्चर्स।